what are the different methods to appraise the performance of employees. और whenever we talk about the methods, तो उसका मतलब ये होता है कि ये पॉसिबल मेथड्स हैं, उनमें से कोई भी कंपनी कोई भी एक तरह का मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर मल्टीपल मेथड्स एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए यूज़ कर सकती है। तो कुछ फेमस मेथड्स हैं जो कि इन प्रैक्टिस होते हैं इनसाइड द कंपनीज फॉर अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। दीज मेथड्स इंक्लूड ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। फिर सेकंड एक और मेथड होता है जो कि कंपनीज परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज़ कर सकती हैं, दैट इज़ अल्टरनेशन रैंकिंग मेथड। फिर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है, एक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, एक बार्स मेथड है, जो कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड होता है बेसिकली। और एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स सी वन बाय वन के ये क्या हैं और इनका एक फॉर्मेट हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे इनके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल, a scale that lists a number of traits and a range of performance for each। इसका मतलब ये कि एक ऐसा स्केल जिसके अंदर एक लिस्ट होती है वेरियस ट्रेड्स की। एम्प्लॉय जो परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे उसके टास्क की क्वालिटी क्या है, उसके टास्क के अंदर क्रिएटिविटी क्या है, टास्क के अंदर कम्प्लेक्सिटी का क्या लेवल है। ये ट्रेड्स हैं, डिफरेंट जो क्वालिटीज़ कह लें या डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि एक जॉब के अंदर यू वांट टू मेजर कि उनके ऊपर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही। And a range of performance for each that is used to identify the score that best describes an employee's level of performance for each trade। फिर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर या जिसको हम ट्रेड कह रहे हैं, इसको हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उस पर कैसी रही और उसके हिसाब से फिर कंपनीज यूज टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अब ये ग्राफिक रेटिंग स्केल फॉर्मेट है, एक परफॉर्मा है जिसमें ऊपर टाइटल देखें परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये आपको पता ही होगा कि वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग फॉर्मली तो उसमें वी नीड टू लेबल द डॉक्यूमेंट ताकि पता हो कि वो है क्या चीज़। फिर उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय का नाम, जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कंपनी इज गोइंग टू अप्रेज, नाम होगा, टाइटल होगा, उसका टाइटल उसका जॉब पोजीशन हो जाएगा, डिपार्टमेंट इन विच एम्प्लॉय इज वर्किंग राइट नाउ, एम्प्लॉय पे रोल नंबर जो उसका आईडी नंबर होता है वो, रीज़न फॉर रिव्यू, आप रिव्यू कर क्यों रहे हैं, एनुअल है, ये मेरिट है, प्रमोशन के लिए है या एंड प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड होता है जो शुरू में व्हेन एवर समन ज्वाइंस एनी कंपनी तो उसका एक टेस्टिंग पीरियड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का होता है यूजली। उस दौरान अगर तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, वो एक तरह से कंडीशनल जॉब होती है उसकी। अगर तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट या उसकी जॉब कंटिन्यू होती है। अगर वो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड नॉन सीरियसली बिहेव करता है तो उसको किक आउट किया जा सकता है। तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि इतने साल हमारे यहाँ काम करेंगे, फिर वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फिर उसको स्ट्रेट अवे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो है वो किक आउट किया जा सकता है बेस्ड ऑन पुअर परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर कुछ ऐड करना हो तो वो आप कर सकते हैं। डेट एम्प्लॉय बिगेन प्रेजेंट पोजीशन, करंट पोजीशन पे एम्प्लॉय ने जब जॉब करना स्टार्ट की, मींस उसकी करंट पोजीशन की जॉइनिंग डेट। फिर डेट ऑफ लास्ट अप्रेजल, लास्ट टाइम उसका अप्रेजल उसकी परफॉर्मेंस का कब हुआ। उसके बाद स्केड्यूल्ड अप्रेजल डेट, जिस डेट को यू आर गोइंग टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय वो डेट डाल देंगे। और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस
हैं, जैसे केयरफुली इवेलुएट एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू करंट जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमें पता है वट एवर वी हैव असाइन टू द एम्प्लॉय टू परफॉर्म, उसकी टेस्टिंग के लिए कंपनीज जो हैं वो परफॉर्मेंस को अप्रेज करती हैं ताकि वो देखें कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉय से, वेदर द एम्प्लॉय इज़ परफॉर्मिंग अप टू दैट लेवल और नॉट। अगर उस लेवल तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड दैट, और उसकी करेक्शन के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन सो दैट जो जर्नी टू अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स है, जो जर्नी टू फाइनल डेस्टिनेशन है, विजन अचीवमेंट, वो हमारा टाइमली एज पर अवर प्लान अचीव हो जाए, वो हमारा जर्नी कंप्लीट हो जाए। तो अगर कोई डिविएशन आती है परफॉर्मेंस में, अप टू द मार्क परफॉर्मेंस इज़ नॉट बीइंग गिवन बाय द एम्प्लॉय, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा विजन है उस पे हम लेट पहुंचेंगे, या उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फिर हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यही वजह होती है जॉब परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की, उसके असेसमेंट की, और उसमें हर एक इंडिविजुअल जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हीं को टेस्ट किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी टू टेस्ट दी और टू evaluate the performance of employee on his basic job requirements, उसकी ड्यूटीज़ की बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें, ना कि उसकी ड्यूटीज़ या उसकी जॉब से हट के आप उसके बिहेवियर को या बाकी चीज़ों को असेस करना शुरू कर दें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन ड्यूटीज़ के लिए जो कि जॉब ऑर्गेनाइजेशन ने उसको असाइन की, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इज़ पेइंग टू द एम्प्लॉय। चेक रेटिंग बॉक्स टू इंडिकेट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब ये आपको ये नीचे नज़र आ रहे होंगे बॉक्सेस बने हुए हैं एम्प्लॉय को पॉइंट्स देने के लिए, और इसमें अगर तो आपको लगता है जैसे जॉब नॉलेज तो नहीं, खैर क्वालिटी है, खैर ऐसा कोई एट्रीब्यूट, ऐसा कोई ट्रेट, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे जनरल फैक्टर्स के अंदर नहीं है कि जो नॉट अप्लाइड हो उस जॉब के लिए। अगर तो कुछ ऐसा हो जैसे सपोज फैकल्टी मेंबर्स के लिए और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए कंपनी हैज़ द सेम परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म, तो उसमें फिर कुछ ड्यूटीज़ होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले मेंबर्स पे नहीं इम्प्लीमेंट होंगे, उसमें आप एन ए लिख देंगे, नॉट अप्लाइड और नॉट एप्लीकेबल। और इसी तरीके से टीचिंग सर्विसेज जो दे रहे हैं, अगर उन पे कोई ड्यूटी या कोई एट्रीब्यूट, कोई एलिमेंट ऑफ जॉब लिस्टेड इन अप्रेजल पर परफॉर्मा अगर टीचर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होती तो उसके सामने भी एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल लिख दिया जाएगा। और उसके बाद फिर पॉइंट्स दिए जाते हैं हर एक लिस्टेड एलिमेंट को, हर एक लिस्टेड ट्रेड को। तो इसमें सबसे पहले रेटिंग आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, क्वालिटी है, जनरल फैक्टर्स को अगर हम देखें पहले तो ये लिखे जाते हैं जनरल, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, उसके बाद डेट्स, इंस्ट्रक्शन, और फिर रेटिंग आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे गिवन है, एक स्केल है या कुछ वर्ड्स जो कि यहाँ पे गिवन है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं, वो यहाँ पे इलेबोरेट किए गए हैं रेटिंग आइडेंटिफिकेशन में। कि ओ का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो है वो जितनी रिक्वायर्ड थी उससे भी बेहतर है। वेरी गुड है, वेरी गुड के लिए देर इज़ वी, जी इज़ बीइंग यूज्ड हियर फॉर गुड। इसी तरीके से आई है इम्प्रूवमेंट नीडेड, यू है अनसेटिस्फैक्ट्री, और ऐसा कोई ट्रेट नहीं है जिसमें यहाँ पे एन हो जो कि नॉट रेटेड हो या नॉट एप्लीकेबल हो। लेकिन अगर अगेन द सेम रीज़न कि कंपनी इज यूजिंग द सेम अप्रेजल परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट जॉब्स जो जिनमें ड्यूटीज़ डिफरेंट हो सकती हों, तो फिर उनमें
यू कैन ऐड एन ऑल्सो, जो कि ज़ीरो हो जाएगा, या फिर उसका मतलब ये कि ये वाली एट्रीब्यूट या ये वाला ट्रेट, ये वाला एलिमेंट जो कि हम रेट कर रहे हैं वो उस जॉब के अंदर मौजूद नहीं है, सो वी डोंट नीड टू अप्रेज दैट क्वालिटी और एलिमेंट इन दैट स्पेसिफिक जॉब, जिस एम्प्लॉय की जॉब को हम अप्रेज कर रहे हैं। अब इसके बाद जनरल फैक्टर्स हैं, जो हम एट्रीब्यूट्स की, जो हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, जो हम जॉब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें एक जॉब के अंदर होनी चाहिए, जिसको टेस्ट किया जा रहा है, जिसको रेट किया जा रहा है, वो जनरल फैक्टर्स होंगे। उसके बाद रेटिंग स्केल इज़ गिवन हियर, देन सपोर्टिव डिटेल्स फॉर कमेंट्स इफ़ नीडेड। ठीक है, जनरल फैक्टर्स हैं जिनमें पहले क्वालिटी है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ टास्क, उस टास्क की क्वालिटी जो कि परफॉर्म किया है आपके एम्प्लॉय ने, क्योंकि आप उसके आउटपुट को, उसकी परफॉर्मेंस को ही मेजर करें, उसकी क्वालिटी कैसी है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा वो के सामने एक बॉक्स है, उसमें उसके रेट्स लिखे हुए हैं 90 to 100। इसका मतलब ये कि अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आउटपुट की, तो यू कैन चेक ओ, या आप 90 100 जो है इनमें से कोई पॉइंट्स अगर लिखना चाह रहे हैं, या तो इनमें से आप इस पे टिक कर दें या फिर यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख दें, और उसकी बेस पे इफ़ यू थिंक के उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई रिमार्क्स देनी है तो वो यहाँ पे रिमार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है क्वालिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉय इज़ अनसेटिस्फैक्टरी, आपको लगता है वो ठीक नहीं है, तो मार्क्स बिलो 60 आप कर सकते हैं। अगर मार्क्स मेंशन करना चाह रहे हैं, सपोज कोई 30 25 20 इस तरीके से कम मार्क्स हैं, वो आप मेंशन करके इतने कम मार्क्स भी क्यों हैं साथ में रिमार्क्स आप दे सकते हैं। इसी तरीके से देयर इज़ अनदर जनरल फैक्टर जो कि इवेलुएट किया जा रहा है जॉब परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। क्वांटिटी जो कि आपके एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस की है, क्वालिटी आपको पता है उसकी एक्यूरेसी है, जो चाहिए था उसी जैसा या एक्सपेक्टेड जो क्वालिटी थी, जो कि एक परफेक्शन थी आउटपुट के अंदर, एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही थी अपनी एम्प्लॉय से, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के ऊपर एम्प्लॉय कितना पूरा उतरा है इन द फॉर्म ऑफ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ आउटपुट। और प्रोडक्टिविटी है क्वांटिटी, जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जितने प्रोड्यूस करने थे, सपोज 100 में से, हमारी सेम एग्जांपल की 100 में से 70 उसने अगर प्रोड्यूस किए हैं, तो माइट बी वो गुड या वेरी गुड में कहीं लाई करता हो। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ एनी ऑफ द ऑप्शन जो कि एज अ सुपरवाइज़र आपको लगता है कि उसको गुड में रेट करना है या कि वेरी गुड में रेट करना है। और उसके बाद पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इलेबोरेट करने की ज़रूरत है, 70 से 80 की रेंज तो गिवन है, लेकिन इफ़ आई वांट टू रेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ माई एम्प्लॉय एज 75, तो मैं यहाँ पे 75 लिख दूँगी और साथ में उसके रिमार्क्स दे दूँगी कि क्यों गुड में भी मैंने ये जो 75 मार्क्स दिए हैं वो क्यों दिए हैं, रिमार्क्स इसके लिख दूँगी। देन देयर इज़ अनदर जनरल फैक्टर दैट इज़ जॉब नॉलेज, कि एक एम्प्लॉय जो है वो, उसके पास प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स कितनी हैं अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसका नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क कितना है। ठीक है, नॉलेज कितनी है, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा नॉलेज उसको होगी, टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन परफॉर्मेंस में अगर प्रोडक्टिविटी भी कम है, क्वालिटी भी कम है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय इज़ डाउटफुल अबाउट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय, के वो, उसको शायद चीज़ों को पता नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वट एवर इज़ डिस्क्राइब टू हिम, कि उसने करना क्या, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, किस लेवल तक उनको परफॉर्म करना है। ये चीज़ अगर
समझ आ गई है और उसके बावजूद ही इज़ नॉट एबल टू डू सो, दैट मीन्स उसके जो नॉलेज है रेलेवेंट टू हिज जॉब, या फिर नॉलेज की एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल, वो उसको नहीं आती है। तो अकॉर्डिंगली फिर सुपरवाइज़र या जो एचआर डिपार्टमेंट है वो रेटिंग करेगा उसके जॉब नॉलेज की। और इसी हवाले से अगर वो पॉइंट्स देना चाह रहा है इनमें से स्पेसिफिकली, तो पॉइंट्स लिख देगा, साथ में रिमार्क्स। और उसके बाद रिलायबिलिटी है, एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय कैन बी रिलाइड अपॉन रिगार्डिंग टास्क कंप्लीशन एंड फॉलो अप, कि एम्प्लॉय के ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि आप उसको ये टास्क असाइन करेंगे तो वो हर दफ़ा एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल की परफॉर्मेंस एटलीस्ट आपको देगा। तो अगर तो ही इज़ गिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, ही इज़ गिविंग लमसम प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटी ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस, तो नॉलेज भी है उसको, तो उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन उसके टास्क की क्वालिटी भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, दैट मीन्स कि जॉब नॉलेज भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट द लर्न नॉलेज, तो उसके ऊपर फिर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये ऐसे ही है कि एक पीएचडी बंदा है, उसको स्पेशलाइजेशन इन सपोज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लेकिन ना तो उसके लेक्चर क्वालिटी अच्छी है, ना वो एक सेमेस्टर में जितना प्रॉमिस्ड कोर्स है वो कवर अप करवा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसको उसके नॉलेज के अंदर बस उसने डिग्री ही ली हुई है, उसको नॉलेज नहीं है सच चीज़ों की, या फिर उसको पढ़ाना नहीं आता, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टाइम फिर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट रिलाई ऑन दैट इंडिविजुअल के उसको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन का कोर्स दे दें। ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज ही इज़ गुड, लेक्चर क्वालिटी इज़ गुड, फिर जो एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म करनी है वो सारी उसने ड्यूरिंग दी होल सेमेस्टर की हैं, जो अपने प्रैक्टिक जो लर्न नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया, और इन सब बातों का मतलब फिर ये हुआ कि वो काबिल भरोसा है, उस पर रिलाई किया जा सकता है कि नेक्स्ट टाइम उसको मेजर सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ़र किया जाए पढ़ाने के लिए, या उसको सेम ड्यूटीज़ असाइन की जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि क्वालिटी और जो क्वांटिटी है परफॉर्मेंस की वो अप टू द मार्क दे रहा है। तो अकॉर्डिंगली फिर रिलायबिलिटी के लिए आपको क्या लगता है कि रिलायबल है पर्सन, गुड है, वेरी गुड है, इम्प्रूवमेंट नीडेड है उसमें, या वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, या वो आउटस्टैंडिंग है? तो यहाँ पे पॉइंट्स अगर देना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो इस गिवन रेंज में से यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पोर्शन, कोई भी जो भी आपको लगता है गुड है, आउटस्टैंडिंग है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। और अगर कोई रिमार्क्स सुपरवाइज़र देना चाह रहा हो या अप्रेजल देना चाह रहा हो, तो वो यहाँ पे कोई ना कोई रिमार्क्स अकॉर्डिंगली ऐड कर सकता है। उसके बाद देर इज़ अनदर मेथड जो कि ऑल्ट्रेशन रैंकिंग मेथड है। ऑल्ट्रेशन रैंकिंग मेथड का मतलब ये हुआ रैंकिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, कि आप एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ की आपने रेटिंग की है, किसी भी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस की रेटिंग की है, यू आर जस्ट लिस्टिंग डाउन की बेस्ट एम्प्लॉय ये है, उससे थोड़ा कम ये है, फिर उससे थोड़ा कम ये है, आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाते जा रहे हैं। या फिर उसमें भी एक और चीज़ के एक ट्रेट है, जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी में टॉप पे कौन सा एम्प्लॉय था, उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, यू आर जस्ट रैंकिंग अप द एम्प्लॉयज़ ऑन अ स्पेसिफिक ट्रेट। क्वांटिटी है, फिर उसके ऊपर इसी तरीके से लिस्ट बना रहे हैं, या रैंक आउट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका एक सैंपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये स्केल है अल्ट्रेशन स्केल फॉर द ट्रेड सपोज क्रिएटिविटी, आई वांट टू चेक कि मेरी एम्प्लॉयज़ में क्रिएटिविटी किस हद तक है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हाईएस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय 1 2 3 10,
फिर 11 से 20 तक, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर 20 हियर। तो ये होगा जो 20th एम्प्लॉय होगा वो लोएस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय होगा। मतलब ये कि वो क्रिएटिविटी में नील होगा, अपनी जॉब के अंदर क्रिएटिविटी में वो नील होगा। लेकिन ये जो टॉप पे बंदा होगा, इट मीन्स कि वो क्रिएटिविटी अपनी जॉब के अंदर मैक्सिमम या इन सब के मुकाबले में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है अपनी जॉब के हवाले से। तो इसी तरीके से क्रिएटिविटी का एक जो रैंकिंग स्केल है, अल्टरनेशन रैंकिंग स्केल, वो बन गया। फिर आप सेकंड एट्रीब्यूट क्वालिटी पे सपोज एक रैंकिंग स्केल बनाना चाह रहे हैं, तो क्वालिटी में जो अपने आउटपुट की मैक्सिमम क्वालिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं हाईएस्ट, फिर उससे कम क्वालिटी वाला, उससे कम और सबसे कम क्वालिटी वाला फिर यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से जॉब नॉलेज है, सपोज जॉब नॉलेज लिखा, उसको देखा कि किस इंडिविजुअल को अमंग ऑल मेंबर सबसे ज़्यादा जो है ही इज़ नॉलेजेबल अबाउट द जॉब, ही इज़ नॉलेजेबल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द लर्न नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल। उसकी बेस पे आप रैंकिंग करेंगे कि सबसे ज़्यादा, कम 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 और वर्स्ट। ठीक है, फिर उसकी बेस पे ओवरऑल आप देखते हैं कि ठीक है, तीनों एलिमेंट्स में, क्वालिटी में, क्रिएटिविटी में और जॉब नॉलेज में कौन जो है वो बेस्ट बंद है। फिर उसकी बेस पे आप अक्यूमुलेटिवली रैंकिंग कर सकते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की और उनमें से बेस्ट वन को फिर चूज़ कर सकते हैं। फिर देर इज़ अनदर अप्रेजल मेथड दैट इज़ पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड का मतलब ही नज़र आ रहा है कि ये या तो दो एट्रीब्यूट्स का पेयर है या फिर ये दो एम्प्लॉयज़ का पेयर है और एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जा रहा है या एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो जॉब के एलिमेंट्स को तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये कंपैरिजन ऑफ एम्प्लॉयज़ है कि दो लोग सपोज हैं, दो क्लर्क्स हैं, उन दोनों क्लर्क्स का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ किया जा रहा होगा और देखा जा रहा होगा कि कौन उनमें से बेस्ट है। सिंपली इसमें यही करना है। इसका सैंपल मैं ये दिखा दूं कि पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में आप देखेंगे फॉर द ट्रेड क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, ये दो ट्रेड्स हैं। जितने ट्रेड्स की बेस पे यू वांट टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज, अगर तीसरा कोई यहाँ पे क्वांटिटी या जॉब नॉलेज भी आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, जॉब नॉलेज की बेस पे यू वांट टू कंपेयर योर एम्प्लॉयज, तो इसमें आप एक और कॉलम बना के यहाँ पे फॉर द ट्रेड जॉब नॉलेज आप लिख सकते हैं। तो ये है जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए या क्वालिटी ऑफ वर्क की बेस पे यू आर कंपेयरिंग योर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय की अब इसमें देखेंगे आपके एज कंपेयर टू ए आर्ट वही नाम रो वाइज लिखे हुए हैं, वही नाम यहाँ पे कॉलम वाइज लिखे हुए हैं। दैट मीन्स के इनमें से ये जो ए पर्सन है वो अपने साथ तो जाहिर है उसका उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ बी सी डी ई के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है कि ए क्या का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो एज कंपेयर टू बी क्या है, एज कंपेयर टू सी ए पर्सन का क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू ई ए एम्प्लॉय का क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे ये प्लस प्लस लगे हुए हैं, माइनस माइनस लगे हुए हैं, तो ये है क्या, नीचे नोटिस इसका एक नोट लिखा हुआ है कि प्लस का मतलब ये हुआ बेटर देन और माइनस का मतलब हुआ वर्स देन। इसका मतलब ये है कि ए इज़ बेटर देन बी पर्सन इन क्वालिटी ऑफ वर्क, देन ए इज़ बेटर देन जब उसका कंपैरिजन सी के साथ किया जा रहा है तो A is better than C employee in quality of work, but A is worse than D in quality of work। इसका मतलब ये कि A और D का जब quality of work कंपेयर किया गया तो D का quality of work was better than A। इसी तरीके से A का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है दैट इज़ वर्स देन ई एम्प्लॉय।
इसी तरीके से जो दूसरा एम्प्लॉय है हमारे पास बी, उसका हमने कंपैरिजन सबके साथ करना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, बी का बी के साथ यहाँ पे ब्लैंक है, सी का सी के साथ ब्लैंक है, डी का डी के साथ ब्लैंक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के क्वालिटी ऑफ वर्क का कंपैरिजन उसके अपने क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो सेम चीज़ होगी, 100% सेम चीज़ होगी, तो इसलिए वो अपने से बेहतर कैसे हो सकता है। तो इसलिए एक ट्रेड या एक एलिमेंट की बेस पे एम्प्लॉय की जॉब का कंपैरिजन विद सम अदर एम्प्लॉय किया जा रहा होता है। अब ये इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5, किसी एक डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं जो कि एक ही तरह की ड्यूटी, एक ही तरह की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो 2 ही लोग हों तो फिर उन 2 लोगों का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होगा। तो ये 1 बाय 1 ए का पहले बी के साथ पेयर बना, परफॉर्मेंस देखी कि किसकी ए की परफॉर्मेंस बी से बेहतर है या कि नहीं। इसी तरीके से ए का पेयर फिर सी के साथ बना, उसमें से देखा कि इसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी या वर्क जो है वो बेहतर रही। फिर ए का डी के साथ पेयर बना, फिर ए का ई के साथ पेयर बना। इसी तरीके से फॉर द ट्रेट ऑफ क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि ए एज कंपेयर टू बी इज वर्स इन क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे देखें, क्वालिटी ऑफ वर्क में ए वॉज बेटर देन बी, लेकिन क्रिएटिविटी में ए इज़ वर्स देन बी। इसी तरीके से ए इज़ वर्स देन सी, इज़ वर्स देन डी। अब ये सारों में देखिए, इसका मतलब ये कि एक जो है उसके टास्क के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको जो है वो रेट किया जा रहा होगा। अब सारी रेटिंग के बाद आप देखें तो ये जो यहाँ पे बी एम्प्लॉय है मारिया, इसके सारे प्लस प्लस हैं, बाकी सब के ये देखें कुछ के कुछ माइनस हैं, कुछ प्लस हैं। तो बेस्ट और वर्स्ट अगर हम चूज़ करना चाहें क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, तो क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉय बी जो कि मारिया है, उसकी बेहतर क्वालिटी है, उसके वर्क की क्वालिटी एज कंपेयर टू ए सी डी ई इज़ बेटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो क्रिएटिविटी है ए पर्सन की या ए एम्प्लॉय की, वो बाकियों के मुकाबले में बेहतर है। इसी तरीके से अगर हम वर्स्ट एम्प्लॉय यहाँ पे देखें तो जिसके माइनस ज़्यादा होंगे वो वर्स्ट होगा। तो यहाँ पे ये 3 और ये 3, ठीक है जी। डी और ई की क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ वर्स्ट एज कंपेयर टू ए बी सी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम वर्ड्स देखें तो ये 2 माइनस हैं, 2 माइनस हैं, ये 3 माइनस हैं, ये 3 माइनस हैं। तो क्रिएटिविटी में मिस्टर बी और सी जो हैं ये वर्स्ट परफॉर्मर हैं। और इनमें से सपोज यहाँ पे किसी एक का प्लस होता तो फिर हम कहते जो सी है कंपैरिजन मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में सी इज़ a bad performer on the basis of creativity,